इतिहास गवाह है कि अनादिकाल से ही महिलाएं सशक्त होने की कोशिश करती रही हैं। समय बदलता गया, चीज़ें बदलती गई, महिलाओं के लिए बहुत सारे बदलाव हुए। महिला समय के साथ साथ और भी सशक्त होती गई। आज कानून हर जगह पर महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद कर रहा है। महिलाएं आज निडर होकर बाहर निकलती हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में कदम उठाने की बात हो। महिलाएं कानून के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। आज हम बात करेंगे अपने एक खास मेहमान अमेठी यूनिवर्सिटी की लॉ प्रोफेसर से, लेकिन उससे पहले कानून और महिला सशक्तिकरण, किस तरह से कानून महिलाओं के लिए सशक्त है, कैसे उनका सहयोग करता है, कानून का किस तरह से सहायता लेकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इस पर आधारित आइए देखते हैं ये सॉफ्ट स्टोरी। आज के दौर में महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। घर हो या कार्यस्थल, महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी हैं। आज महिलाएं केवल परिवार की धुरी नहीं हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला भी हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है कि आज भी महिलाएं कई क्षेत्रों में शोषण, भेदभाव और अत्याचार की शिकार हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ हर मिनट एक महिला अपराध की शिकार होती है, चाहे वो अपने घर पर हो, ऑफिस या फिर पब्लिक प्लेस पर। उसकी सुरक्षा पर हमेशा खतरा बना रहता है। घरेलू हिंसा, लिंग भेद और महिला उत्पीड़न जैसी अनेक परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानें। जब एक महिला अपने कानूनी अधिकारों से परिचित होती है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी बदलाव की प्रेरणा बन जाती है। वास्तव में किसी भी समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों को जानें और उसका उपयोग करें। महिलाओं पर होने वाले सभी तरह के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान में कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। भारत का संविधान महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 राज्य, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार, विशेषकर रोजगार के क्षेत्र में। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 39 डी पुरुष और महिला को समान वेतन का अधिकार। अनुच्छेद 42 मातृत्व सहायता और कार्यस्थल पर उचित स्थिति का प्रावधान। इसके अलावा महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए हमारे संविधान में कई कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा 1961 में पारित दहेज निषेध अधिनियम का उद्देश्य विवाह के दौरान दहेज लेने या देने की प्रथा को समाप्त करना है। कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 नियोक्ताओं को उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल बनाने का आदेश देता है। समान वेतन का अधिकार अधिनियम 1976 यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन मिले। मातृत्व अवकाश कानून मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए सवेतन अवकाश की गारंटी देता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को उनके घरों में होने वाले दुर्व्यवहार से बचाता है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं, खासकर सीमित संसाधनों वाली महिलाएं, जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता प्राप्त कर सके। भ्रूण हत्या रोकथाम अधिनियम 1994 भ्रूण की लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बनाया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह अवैध माना जाता है। महिलाओं में इन अधिकारों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इससे महिलाएं अपने साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं, समाज में अपनी पहचान और आत्मसम्मान बनाए रख सकती हैं, अपने बच्चों, अन्य महिलाओं और अगली पीढ़ी को जागरूक और प्रेरित कर सकती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए बने ये सभी कानून
तभी प्रभावी हो सकते हैं जब महिलाएं शिक्षित, जागरूक और सशक्त हों तथा इस कानून को जाने, समझें और इसका उपयोग करें। इसलिए यह समय की मांग है कि महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए। सशक्त नारी का सपना तभी साकार हो पाएगा जब वे कानून के साथ चलना सीखेंगी और अन्याय के विरुद्ध निडर होकर खड़ी होंगी। इस सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से कानून हमारी सुरक्षा में मदद करता है। हम कहीं भी कानून का सहारा लेकर निडर होकर आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से हमारी सहायता के लिए, हमारे सशक्तिकरण के लिए कानून तत्पर है। जैसा कि हमने कहा था कि आज की हमारी खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे, लॉ के प्रोफेसर हैं आप, खुशबू प्रसाद। स्वागत है आपका खुला आकाश में। नमस्ते प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कानून महिलाओं के सशक्तिकरण में किस प्रकार से आधारशिला है। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, कानून बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक महिला को सशक्तिकरण देने के लिए। सबसे पहले जो हम लोगों को देखना ज़रूरी है वो है हमारा संविधान, जिससे हमारा सारा कानून चलता है, जिससे कि सारे कानून का स्रोत हमको मिल रहा है। बिल्कुल। जहाँ हम समानता का अधिकार देखते हैं अनुच्छेद 14 के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि भेदभाव नहीं होना है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, किसी का रंग कैसा है, गोरा काला, किसी का रिलीजन क्या है, उसके आधार पर, जो अनुच्छेद 15 में दिया है। समान अधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा आप अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 जब देखते हैं तो वहाँ पे लिया हुआ है बहुत क्लियरली कि संविधान के अंदर की स्टेट कोई भी कानून बना सकता है औरत और बच्चे के ऊपर। तो जितने भी हम लोग कानून देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन, चाहे वो दहेज प्रताड़ना से हो, चाहे वो घरेलू हिंसा से जुड़े हों, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे हो कि कार्यस्थल पर अगर कोई शोषण हो रहा है, चाहे अपने पिता की संपत्ति में भागीदारी की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कानून से ही सशक्तिकरण मिली है, जो आज के समय में एक औरत को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है कि वो आगे बढ़ सकती है। तो हम लोग जब पहले देखते हैं आज़ादी से पहले से लेकर के अभी तक में औरत के स्थान को बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है, बहुत चीज़ें बदली हैं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि कानून एक ऐसी चीज़ है जो प्रभावी ढंग से हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है, या फिर इस दिशा में और भी कार्य किए जाएं ताकि महिला और खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। देखिए, कुछ चीज़ें आज़ादी के बाद तो बहुत अलग तौर पर की गई हैं, बहुत अच्छे तौर पर की गई हैं, जैसे कि समान वेतन मिलना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। ये प्रोविज़न जो दिया हुआ है ये हमारे संविधान के अंदर दिया हुआ है। आज के टाइम पर औरत को जब काम के बेसिस पर आप वेतन दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप उसको सम्मान दे रहे हैं उसके कार्यस्थल पर, आप उसको आवाज़ दे रहे हैं कि अगर उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है या अगर दहेज प्रताड़ना हो रही है, ये सारे के सारे कानून तो बने और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमको ये बताने की ज़रूरत है कि जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि ये कानून औरत के लिए आज भी है और आप इसके लिए क्या क्या कर सकती हैं। अगर आप को कोई उत्पीड़न दे रहा है इससे जुड़ करके, तो आप कहाँ जा कर के कैसा कंप्लेन कर सकती हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। उसके साथ साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कंप्लेन कहाँ जा कर के कर सकते हैं। सही बात है। तो ये बहुत चीज़ें बदली हैं और कुछ चीज़ों के ऊपर अभी भी हल्का फुल्का काम करना बाकी, जो कि अभी हो ही रहा है। बिल्कुल, आपने कहा कि अभी हल्का फुल्का चीज़ें हुई हैं और अभी और भी आगे हो रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक बहुत सारी चीज़ें बदली है, लेकिन क्या लगता है महिलाओं के सशक्तिकरण में जो सबसे ज़्यादा बदलाव है वो कौन सा ऐसा अहम मानते हैं आप? मैं 4 या 5 कानून को बहुत अहम मानती हूँ आज़ादी के बाद। पहला, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर 2005 में संशोधन हुआ, जिसमें हम बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए सक्षम किए। एक केस है प्रकाश वर्सेस फूलवती से लेकर के विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा तक का सफ़र हमने तय किया कि एक बेटी जन्म से ही बेटी होती है और उसके पिता के संपत्ति पर उसका उतना ही अधिकार है जितना कि उनके बेटे का।
उसके साथ साथ आप अगर देखें तो निर्भया के केस के बाद हम लोगों को जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा दिया हुआ संशोधन देखने को मिला, जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर है, जहां हमको देखने को मिलता है कि पहले अगर कोई किसी का पीछा करता तो माँ बाप बोलते कि रास्ता बदल लो। बिल्कुल। आज के टाइम पर हम लोग स्टॉकिंग के बारे में बात करते हैं। स्टॉकिंग बहुत किस्म का है क्योंकि हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं। तो अगर कोई इंसान एक ही समय में आपके 100 फोटो को लाइक कर रहा है तो वो स्टॉकिंग है। और उसके लिए प्रावधान दिए हुए हैं कि आप जाकर के कंप्लेन कहाँ पर कैसे कर सकती हैं। उसके अलावा कार्यस्थल पर अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसके लिए इंटरनल कमेटी का गठन होता है। हर जगह पर ये होना चाहिए जहां महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, जहां 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहां इंटरनल कमेटी का गठन होता है मैम, जो कि आपके उस इंस्टीट्यूशन के लिए काम करता है। और जहां 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, जहां महिला भी सम्मिलित है, जहां घर के आपके काम वाली अगर वहाँ है और उसके साथ शोषण हो रहा है तो वो लोकल कंप्लेंट कमेटी में जाकर के कंप्लेन कर सकती है। तो आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और ये सफ़र बहुत बढ़िया है, सो दैट हम लोगों को आज के टाइम पे ये मालूम चल रहा है कि औरत को जो सशक्तिकरण देने के लिए जो कानून बने हैं ये उसको हिम्मत दे रही है कि वो आगे बढ़ सकती है। और उनको ये पता होना चाहिए कि ये कानून है और कोई भी उनसे ये अधिकार उनका छीन नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बात कही आपने। ये एक महिला के अंदर कहते हैं ना कि वो जोश लाने के लिए आपकी बातें बड़ी ही प्रेरणादायी है। मैम, आज के समय में क्या लगता है कि जो कानून महिलाओं के लिए बनाया गया है उनके प्रति महिलाओं में, जैसा कि आपने कहा कि होनी चाहिए, तो वो जागरूकता है और अगर है तो कितना है? जैसे बहुत सारे कानून आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट या मैटरनिटी रिलीफ एक्ट। मैम, आज के टाइम पे प्रेग्नेंट होने के बाद अगर आपको डिलीवरी हो रही है तो आप 6 महीने के लिए लीव लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब लोगों को पता नहीं है कि हम लीव ये ले कैसे सकते हैं। क्या हम 6 महीने के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल। क्या प्राइवेट संस्था अगर कोई अपने लिए नॉर्म बना रही है और अगर 6 महीने की छुट्टी हमको नहीं दे रही है तो हम क्या कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपका अधिकार और ये कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो कानून कहता है कि अगर आप डिलीवरी के पहले 8 वीक तक की छुट्टी ले सकते हैं और 8 वीक से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के बाद आप बाकी छुट्टियों को अवेल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 26 वीक की छुट्टी आपको मिल सकती है। उसके अलावा मैटरनिटी टर्मिनेशन एक्ट, अगर मान लीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है या जिस बच्चे को कैरी कर रही है वो महिला, वो बच्चा अगर ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है तो कब तक हम जाकर के उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है अनुच्छेद 49 के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये महिला के लिए ही है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कार्यस्थल में काम कर रही हैं या इन जनरल आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ठीक नहीं हैं और आप किसी बच्चे को कैरी कर रही हैं तो आप 24 वीक पर भी जाकर के उसका अबॉर्शन कर सकते हैं, आप टर्मिनेट कर सकते हैं। अच्छा। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अच्छा। तो ऐसे कानून हैं जिसके लिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी मैम, आज के समय में बहुत सारी महिलाओं के लिए, जैसे आपने कहा कि कानून बना हुआ है, क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम महिलाएं कानून का जो होता है उसका पर्याप्त जो हमें उनका यूज करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। ऐसे महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कानून का अगर आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और अगर उपयुक्त तौर पर आप उस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है कि हम लोगों को बताएं कि ये कानून जो है अभी यहाँ पर मौजूद है भारत में। दूसरी चीज़ कि हम उनको ये बताएं कि उससे लिए जागरूकता हम कैसे कैसे फैला सकते हैं, हम लीगल एड कैसे दे सकते हैं, फ्री लीगल एड उनको कैसे दे सकते हैं। हम उनको ये बता सकते हैं कि ये चीज़ें उनके लिए उनके जीवन शैली में क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं और उनको कैसे कैसे हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। कानून बना देना, हमारे पास बहुत कानून है मैडम, लेकिन हमारे लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। आप आज भी गांव में देखिएगा, अर्बन सिटीज़ में तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा अवगत हैं सारे के सारे कानून से, लेकिन आज भी ऐसा बहुत जगह है जहां पर
गांव देहात में हमको लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। तो जितने वो लोग सेंसिटाइज हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा बहुत सारा कानून है, ऐसा बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिनको उनको पता रहना चाहिए, जो उनके कार्य को या उनके अधिकार को उनको ये चीज़ बहुत क्लियरली बताए। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत सारे कानून हैं महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं ही जो हैं जो उसके प्रति शायद जागरूक नहीं हैं। बहुत सारी महिलाओं को पता हम नहीं लोग है। डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं मैडम, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ोन पे फेसबुक के अलावा थोड़ा और भी चीज़ों के लिए जागरूक रहें कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट दे रही है। सो हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार और हमारा देश, हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत काम कर रही है औरत के स्तर को और ऊपर करने के लिए, उनके राइट्स एंड ड्यूटी को सेफगार्ड करने के लिए। तो अगर आप उस चीज़ के लिए आप पढ़ेंगे नहीं, जागरूक नहीं होंगे, तो घाटे में हम ही रहेंगे और कोई और नहीं। बिल्कुल, महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सही बात कहा आपने। एक और बात कि इतने सारे कानून हैं, क्या आपको कभी लगा कि हम महिलाओं के लिए जो इतना कानून जो कि हमारे सशक्तिकरण के लिए इनफ है, इसके अलावा कोई और ऐसा कानून बनाया जाए जो कि हमारे लिए और बेहतर हो सके? हमारे लिए जितने कानून बनाए गए हैं वो बहुत पर्याप्त हैं हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग ना हो जाए, क्योंकि हम कानून बनाए थे औरत को सशक्तिकरण देने के लिए, लेकिन इसी कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग देखने को मिलता है। आपको साथ साथ एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि अभी जो तीनों कानून आए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब कुछ बहुत स्ट्रैटेजिकली उसको मेंटेन करके बनाया गया है। हम एक प्रॉपर चैप्टर रखे हैं जहाँ पर हम लोगों को भारतीय न्याय संहिता के अंदर देखने को मिलता है कि औरत से जुड़े हुए अगर कोई अपराध हो रहे हैं तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं, बच्चों से जुड़े होंगे तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो कानून हमारे पास बहुत है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस कानून का उपयोग पर्याप्त तौर पर हो, ठीक से हो। ऐसा ना हो कि हम जितने स्ट्रॉन्ग कानून बना रहे हैं उससे कोई बेगुनाह उसमें जा कर के फंस जाए। ये तो बहुत सही कहा आपने। बिल्कुल। हमारे एक जज ने भी कहा था कि भले ही 100 बेगुनाह छूट जाए, लेकिन गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। शहरी महिलाएं जो शहर में रह रही हैं और ग्रामीण महिलाएं जो गांव में रह रही हैं, दोनों के लिए कानून समान है, लेकिन दोनों इसका पर्याप्त जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? गांव की जो महिलाएं हैं वो कैसे निकल कर आए, अपने जो जितने भी उनके अधिकार हैं, कानूनी अधिकारों से जाने? सबसे ज़रूरी चीज़ है जो ये करना देख करके कि हम जो लीगल कैंप लगाते हैं, जो लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, हम वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव में जा कर के लगाएं कि वहाँ पे महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में मालूम चले, अपने राइट्स के बारे में मालूम चले। दूसरी चीज़ कि हम उनको ये बताएं कि उनके लिए फ्री लीगल सर्विसेज अवेलेबल है, कि आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी केस के लिए, कहीं केस करने के लिए या केस के लिए न्याय मांगने के लिए। बेसिकली हमको ये बताना बहुत ज़रूरी। तीसरी चीज़ कि हमको औरत से जुड़े सारे कानून को हर बार जब हम ये कैंप लगाएं और जब लोगों को अवेयरनेस दें तो हमको ये बताना बहुत ज़रूरी कि ये कानून आपके लिए हैं और ये अभी भी अवेलेबल है, आप इसको अवेल कर सकती हैं और कोई इंसान इस कानून के अंदर आपसे आपका अधिकार तो नहीं छीन सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें आप फॉर एग्जांपल देखिए विशाखा गाइडलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये भवरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद आया, विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बेसिकली केस का नाम है। हम जब भवरी देवी के केस को देखते हैं उसके बाद हमको मालूम चला कि ये गाइडलाइन कितना इम्पॉर्टेंट है कि कहीं पे भी औरत और मर्द काम कर रहे हैं तो हमको इंटरनल कमेटी मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मेधा गोडसे लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया जिसमें बोला कि भाई ये जो गाइडलाइन हम बनाए हैं इसके ऊपर कानून बनने की ज़रूरत है। मैम फिर भी उसके बाद हम लोगों को निर्भया का केस लग गया समझने के लिए कि ये कानून होना ही चाहिए और 2013 में हम ये कानून लेकर के आए। तो आज भी कानून होने के बावजूद आप बहुत जगह पे देखिएगा कि औरतों का पैर खींचा जाता है। हम चाहे चांद पर ही क्यों ना चले जाएं, वापस घर आकर के रोटी और चाय तो ज़रूर बनाना है। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए जो कानून है उससे कोई आपसे छीन नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको खुद को समझना होगा कि आपके साथ प्रताड़ना हो रही है,
क्योंकि औरत होने के साथ साथ हम लोगों को ये लगता है ये हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर कोई प्रताड़ना करे तो हमें लगता है समय के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समय के साथ साथ कुछ ठीक नहीं होता है, नहीं होता बद है, से बदतर हो जाती बढ़ता है, जाता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हमको ये बताना बहुत ज़रूरी है, खासकर गांव में, क्योंकि अर्बन सिटीज़ में तो फीमेल बहुत अवेयर है कि अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, घरेलू हिंसा बस मारपीट नहीं है, वो साइकोलॉजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल और फिजिकल होती है। अगर मेरा पति अगर हमको मेरा पैसा खर्च नहीं करने के लिए दे रहा है, ये फाइनेंशियल वायलेंस है मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें औरतों को बतानी बहुत ज़रूरी है कि वायलेंस का मतलब बस चोट और शारीरिक चोट नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके मन को आहत दे रही है तो वो भी वायलेंस का नाम है। तो इसके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा मैम, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही। बिल्कुल। आप एक लॉ की प्रोफेसर हैं, जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारी महिलाओं को कानून संबंधित कुछ अच्छा सा संदेश दें। जाते जाते मैं कानून से संबंधित एक चीज़ तो ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज हम लोग डिजिटल एरा में रह रहे हैं, एक फ़ोन और एक क्लिक से हमें सब कुछ मालूम चल रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप जो है उस चीज़ के लिए पढ़ें, जानें कि आपके अधिकार क्या हैं। अगर आपके साथ कोई प्रताड़ना हो रही है या अगर कोई अधिकार आपसे छीना जा रहा है तो आप कहाँ जा करके कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। हम परिवार के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं जाने दे सकते, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने किस्म की आहत आपके मन को पहुंच सकती है। बस आहत शरीर के ऊपर नहीं, मन, फाइनेंस, सबके ऊपर पहुंचती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और लीगली अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी ही अच्छी बात कही। हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, कानून से संबंधित आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी पसंद आया होगा। खुशबू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, सख्त बने, कानून के साथ सशक्त बने। आज खुशबू प्रसाद मैम ने जितनी भी जानकारी दी, हम उम्मीद करते हैं कि आप उन बातों का ख्याल रखने के अपने जीवन को सशक्त बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। हमें और हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। देखते रहे डीडी बिहार। नमस्कार।